नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मेंस का एक मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेपर नंबर है 124109। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें एक ईडियम का मीनिंग बताना है। कह रहा है द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो है स्किन ऑफ हिज टीथ, या अपन बोल सकते हैं स्किन ऑफ टीथ। दोस्तों, इस मुहावरे का मतलब होता है बाल बाल बचना। इसके लिए एक और ईडियम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो ईडियम है वो है क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब भी होता है बाल बाल बचना। इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं नैरो एस्केप। तो जब अपन ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप, कि मुश्किल से ही जो है बच के निकला या बच निकलना हुआ। तो इसको जो है मीनिंग के तौर पे हम लोग ले सकते हैं स्किन ऑफ हिज टीथ ईडियम के लिए। अगला देखिए दोस्तों, हमें अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है। दोस्तों, वर्ड है कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बिग। हम लोग बोल सकते हैं ह्यूज, हम लोग बोल सकते हैं इनॉर्मस, हम लोग बोल सकते हैं मैमोथ, हम लोग बोल सकते हैं जाइजेंटिक। तो दोस्तों, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विशालकाय। तो अपोजिट अपने को बताना है, क्योंकि एंटोनिम बोला है। तो अपोजिट विशालकाय का क्या होगा? छोटा। तो छोटे के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा टाइनी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला वर्ड देखो दोस्तों, कह रहा है माई फादर्स ऑफिस इट एज अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम। तो एट अ क्लोज डिस्टेंस का अर्थ होता है बेहद नज़दीक। इसका मतलब क्या होता है? बेहद नज़दीक। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं वेरी नियर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेरी नियर। तो इसके लिए यदि हमें ईडियम चाहिए तो ईडियम हो जाएगा एट अ स्टोन्स थ्रो, क्योंकि एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, बेहद नज़दीक। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है लो इनकम, कम आमदनी होना, मुश्किल से गुजारा करना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है दोस्तों कंफ्यूज्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पजल्ड। दुविधा में होना, चिंता में होना, परेशानी में होना। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है दोस्तों माइन्यूट डिटेल्स, एकदम छोटी छोटी सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध करवाना किसी चीज़ की। और एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बेहद नज़दीक। इसको याद रखना भी बहुत आसान है कि भी आपने एक पत्थर फेंका, अब पत्थर आप ज़्यादा दूर तो नहीं फेंक सकते, नज़दीक ही फेंक सकते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ तक पत्थर गया मतलब बेहद नज़दीक। अगला देखिए, एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, कि मेरे पिताजी ने धूम्रपान त्याग दिया था जब मैं 12 साल का था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? वॉज। तो वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टाइम की सूचक है? पास्ट टाइम की सूचक है। तो पास्ट टाइम की सूचक है, और यहाँ पर जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में हमें सेकंड फॉर्म एज वेल एज वॉज वर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे गिव अप गलत होगा, इसका सेकंड फॉर्म अपने को लेना पड़ेगा, जो कि क्या होता है? गिव। गिव, गेव, गिवन, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर गिव अप की जगह गेव अप होगा, क्योंकि हमने को कौन से टाइम की बात करनी है? भूतकाल की करनी है। क्यों भूतकाल की करनी है? क्योंकि देखो आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वॉज लगा हुआ है। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में हो गया? बी में हो गया। गिव की जगह क्या होगा? गेव होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। अब ये यहाँ पे अपने पास एक पैरा जंबल आ गया। अब अपने को इसमें
करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि पैरा जंबल को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले अपने को ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए। सबसे पहले अपने को कौन चाहिए, ओपनिंग स्टेटमेंट। और ओपनिंग स्टेटमेंट में अपने को कौन मिलेगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन मिलेगा। कौन मिलेगा, प्रॉपर नाउन। तो अपने को सबसे पहले प्रॉपर नाउन ढूंढना है। तो अगर आप देखें तो प्रॉपर नाउन जो है वो कहाँ पर है, ट्रीज़। लेकिन हमेशा प्रॉपर नाउन से शुरू ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें और भी चेक कर लेने चाहिए। तो जैसे आपने लिखा इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वर्ब से तो पॉसिबल ही नहीं है। हेल्दी एडजेक्टिव हो गया। इन अर्बन एनवायरनमेंट, तो इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो अपन ने बाकी चेक कर लिए, बाकी और कहीं प्रॉपर नाउन नहीं है। तो आपकी 100% पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रॉपर नाउन से। तो यहाँ से शुरू होगा बी से कि ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क, दे एब्जॉर्ब हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एंड रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रेथ। कि भी जो ट्रीज़ हैं वो अपने को प्योर ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। तो बी से शुरू होगा। फिर क्या आ जाएगा, इन अर्बन एनवायरनमेंट्स ट्री एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। शहरी क्षेत्रों में भी ट्रीज़ जो है वो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो बी के बाद में डी हो जाएगा। फिर सी आ जाएगा कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ रही है एनवायरनमेंट में, किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन। कि भी आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो भी पेड़ अपने पास बचे नहीं जहरीली गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है और इससे जो है हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। लास्ट में आ जाएगा ए ऑप्शन की हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्री एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि अगर बड़े पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को कम करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन जो है डालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर है। अगला जो है फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, होमोनिम हमें चाहिए। कह रहा है विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। होमोनिम क्या होता है, देखो होमोनिम क्या होता है दोस्तों, होमोनिम के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है परंतु स्पेलिंग और मीनिंग जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग सबकी अलग है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, रूट प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग अलग अलग है। तो दोस्तों इस रूट का तो मतलब आप जानते ही, ये जड़, इस रूट राइट का मतलब होता है दंगा, फसाद, दंगा वगैरह। रोट जो है ये पकने से संबंधित है। तो यहाँ हमारा आंसर रूट होगा क्योंकि ये कह रहा है कि भी मंत्री जी ने कौन सा रास्ता लिया था असेंबली जाने के लिए, तो रास्ते के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, हमें वो स्पेलिंग पकड़नी है जो यहाँ पर गलत दी हुई है। दोस्तों डेसिमेट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर एक स्पेलिंग है डिसेंडेंट की यहाँ और एक है डिसेंडेंट की यहाँ। ये तो है डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसीज जो है वो बेसिकली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी का पास अवे हो जाना, किसी का क्या हो जाना, पास अवे हो जाना, यानी गुजर जाना। तो यहाँ पर डिसेंडेंट ये जो है इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है डिसेंडेंट। प्री मतलब पहले वाला, डिसेंड मतलब बाद वाला। तो ये जो स्पेलिंग है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पर डिसेंडेंट की गलत दे दी क्योंकि डिसेंडेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, DESCEDANT। तो यहाँ पर एस के बाद में एक तो क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था और एक यहाँ पर ई की जगह ए आना चाहिए था। तो ये स्पेलिंग गलत है परंतु आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमसे इसने पूछा है कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। आगे देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड, हमें वो स्पेलिंग पकड़नी है जो गलत दी हुई है। कह रहा है वन पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट द टॉपिक। दोस्तों फिलॉसफी की स्पेलिंग ठीक है, अटेम्प्ट यानी प्रयास, इसका भी सही है। फिलॉसफी का मतलब होता है दोस्तों दर्शन शास्त्र बेसिकली। थिंक का मतलब होता है सोचना, तो ये भी सही है। सिस्टमैटिक की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, SYSTEM सिस्टमैटिक,
ई की जगह यहाँ पर अपने को किसका यूज़ करना पड़ेगा, ए का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपन ने से इनकरेक्ट गलत स्पेलिंग पूछी है। आगे देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच बताइए इसमें से। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो सेड जो है वो किस में चेंज होता है, टोल्ड। अब चूंकि यहाँ पर देखो डो नॉट बोला है, मतलब मना करने की बात है, तो मना करने के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, वो है फॉरबिड। फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरबिड का यूज़ कर लेंगे कि माई ब्रदर फॉरबिड मी, कि मेरे भाई ने मुझे मना किया था क्या करने के लिए, टू प्ले इन द रेन। तो फॉरबिड वर्ब यूज़ करके फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और जो ऑब्जेक्ट बचा है लास्ट में इन द रेन उसको एज इट इज़ हम लोग जोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसको अपने को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है वी कैन बाई बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन। देखो यहाँ पे कैन के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो अगर आपको एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो इसको पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगा। मॉडल के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में दी हो तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप चेक करो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो देखो दोस्तों मॉडल कैन, यहाँ पर देखो यहाँ कुड दिया हुआ है दोस्तों, तो कैन का कुड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है, नरेशन में, वॉइस में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा बुक्स, ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया, फिर मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म तो कैन बी बॉट। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें फास्ट करना है दोस्तों, तो हमें इस तरीके की पकड़ बनानी पड़ेगी। अगला देखिए दोस्तों, एक और पैराजंबल आ गया है। पैराजंबल को करने का तरीका क्या है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने को ओपनिंग स्टेटमेंट खोजना है। कौन सा स्टेटमेंट खोजना है, ओपनिंग स्टेटमेंट। और ओपनिंग स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि 99% हमें जो है शुरुआत ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो किससे मिलता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन से मिलता है। तो यहाँ पर इथिकल से रिलेटेड है तो ये होगा इथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, कवर्स टॉपिक्स एज डाइवर्स एज मॉरल इश्यूज अराउंड रिप्रोडक्शन, स्टेट ऑब्लिगेशन इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेज। कि भाई हमें हेल्थ के प्रति अलर्ट रहना चाहिए और बीमारियों को कम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हेल्थ से रिलेटेड हमें जो है सही कदम उठाने चाहिए। तो डी से शुरुआत हो जाएगी, फिर डी के बाद में सी आ जाएगा कि रिसेंट जो एफर्ट्स हुए हैं वो काफ़ी जो है अच्छे हुए हैं और इसमें कई ट्रायल्स किए गए जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें सामने आई। फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स नोन एज न्यूरेमबर्ग कोड आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये कह रहा है कि भाई ये जो न्यूरेमबर्ग कोड उस नाम को दिया गया है जो हेल्थ से रिलेटेड जो शोध वगैरह किए गए और ये काफ़ी जो है उपयोगी साबित हुए। और लास्ट में भी आ जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं, तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। अगला जो है अपने को रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कह रहा है शिखा सेड द हैवी रेन दिस वीक हैज़ स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रेवल प्लान्स। तो देखिए दोस्तों सैड जो है वो नो चेंज रहता है तो टोल्ड नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले तो ये बाहर चला गया। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर ये जो हैवी रेन है ये आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो द हैवी रेन दिस जो है आप जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो दिस जो है दोस्तों वो किस में चेंज हो जाता है, दैट में। ये चेंज एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि दिस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट वीक।
साथ ही साथ यहाँ पर टेंस को चेक करिए, टेंस है हैज़ स्पॉइल्ड, तो हैज़ और हैव के साथ यदि थर्ड फॉर्म आती है तो ये अपना जो टेंस है ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैज़ हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म है ये किस में जाएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में जाएगी। किस में जाएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी था हैड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन देखो यहाँ दिस को दिस में ही चेंज रखा है, दिस को किस में चेंज करना पड़ता है, दैट में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन डी ठीक है। ये यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है दोस्तों। कह रहा है राघव सेड टू मीरा आर यू अपसेट विद मी। दोस्तों इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं सेड टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में, तो सब जगह आस्क्ड है। साथ ही साथ अगर अपना इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम लोग कंजंक्शन के तौर पे इफ़ और वेदर का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के तौर पे किसका प्रयोग करते हैं, इफ़ और वेदर। तो यहाँ पर 3 जगह इफ़ है, एक जगह WH वर्ड से अपन ने कर दिया, तो ये तो सरासर गलत है। अब इफ़ से शुरू करेंगे और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मीरा के अकॉर्डिंग सी में चला गया। साथ ही साथ आर यू अपसेट विद मी, तो आर जो है वो कौन से टेंस का सूचक है, तो आप बोलेंगे कि सर आर जो है ये तो प्रेजेंट सिंपल में आता है। अगर आर के साथ ING होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल में। तो ये बनेगा राघव आस्क्ड मीरा इफ़ शी वॉज अपसेट विथ, और ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो राघव के अकॉर्डिंग आई जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। तो हिम कहाँ पर है, यहाँ पर है डी में। तो 73 में जो है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। भाई ये बोल रहा है कि जो दोस्त है उन्होंने निर्णय लिया कि वे पत्ते खेलेंगे, कार्ड्स मतलब जो अपना ताश जिसको बोलते हैं, कि बोल रहा है ताश खेलेंगे समय को डैश करने के लिए वाइल वेटिंग फॉर द कैब। भाई कैब उन्होंने बुलाई है तो कैब आएगी तो उसका इंतज़ार करना है उनको उस टाइम का। तो बोला वो टाइम निकालने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कार्ड्स यानी पत्ते या ताश खेलेंगे। तो वो टाइम को क्या करना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, किल। तो इसमें टू किल टाइम आएगा। टाइम किल करने का मतलब होता है समय बर्बाद करना या समय निकालना, समय बर्बाद करना या समय निकालना। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला देखो 75, एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाई बस, कि वह जो है ट्रेन स्टेशन के नज़दीक रहता था फिर भी जो है वो बस से ट्रेवल करता था। दोस्तों यहाँ पर कॉमा लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, कॉमा। और यहाँ पर देखिए हमने एक कंजंक्शन का यूज़ किया है और वो कंजंक्शन कौन सा है, यट है। दोस्तों ग्रामर में अपन एक रूल पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पर आप कॉमा का यूज़ नहीं करें तो किसका यूज़ कर लें, यट का। और अगर यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं तो केवल किसका यूज़ कर ले, यट का। लेकिन वो तब सही होता है जब हम इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज़ करें, यानी दो के साथ यट और दो के साथ यट, ऑल दो के साथ। तो ऑल दो के साथ भी यट आता है और दो के साथ भी यट आता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे दो या ऑल दो से अपन ने सेंटेंस शुरू किया है तो आगे अगर कॉमा है तो यट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कॉमा नहीं है तो फिर यट लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें पीछे दो या ऑल दो नहीं है तो हम लोग कॉमा के बाद में यट का उपयोग कर सकते हैं। तो 75 जो है दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। 76 की तरफ चलते हैं। विलोम शब्द बताना है दोस्तों अंडरलाइन वर्ड का। दोस्तों स्टर्न जो शब्द है इसका मतलब होता है सख्त। स्टर्न का मतलब क्या होता है, सख्त होता है। तो इसका पर्यायवाची हम लोग किसको यूज़ कर लेंगे, स्ट्रिक्ट को यूज़ कर लेंगे। तो अब चार ऑप्शंस की तरफ जाए तो देखो डेजोलेट का तो मतलब होता है निराश,
नॉक्शियस का मतलब होता है खराब। फिर उसके बाद में लीनियंट का मतलब होता है जो थोड़ा सा लचीला है, ज़्यादा सख्त नहीं है। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भी सख्त का अपोजिट क्या है, लचीला, जो ज़्यादा कड़क नहीं है, ज़्यादा अनुशासन प्रिय नहीं है। 77 की तरफ चलते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश, कि विशाल जो है वो कहानी को क्या करने वाला है, जोर से पढ़ के सुनाने वाला है, यही संभावना है। तो यहाँ पे अलाउड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि विशाल जो है वो जोर से बोल के कहानी सुनाने वाला है। अगला देखो, अगेन अगला जो क्वेश्चन है अपना वो पैराजंबल का है। पैराजंबल में कहा गया है कि भाई कहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो है ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या लेते हैं, प्रॉपर नाउन लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रॉपर नाउन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर नाउन कहाँ पे है, मैनी, फिटनेस, पावर फूड्स, दी सीक्रेट, पावर फूड्स। तो देखिए पावर फूड्स दो जगह है, एक तो डी और बी, तो दोनों ही प्रॉपर नाउन है। तो डी से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अपन ये बताएंगे कि पावर फूड्स है कौन। तो सबसे पहले आएगा कि पावर फूड्स वो हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स। फिर बी आ जाएगा कि पावर फूड्स जो है वो हम लोग अपनी दिन प्रतिदिन की जो हमारी डाइट हम लेते हैं उसमें हमें को सम्मिलित कर सकते हैं। फिर सी आ जाएगा कि पावर फूड ज़्यादा लेने का ये है कि भी पावर फूड जो है वो हमें बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और फिर लास्ट में ये आ जाएगा कि बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर जो है वो अपने क्लाइंट्स को ये कहते भी है कि भी आप पावर फूड्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। और ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं, ये कह रहा है पावर फूड्स न्यूट्रिएंट्स में हाई है। फिर ये बोल रहा है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि भाई आप अपना जो है वो बढ़ाइए, डाइट में पावर फूड डालिए। फिर भी आ जाएगा कि पावर फूड्स जो है वो एवरीडे डाइट में भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आ जाएगा कि सीक्रेट जो है पावर फूड को प्राप्त करने का वो ये है कि हम उनको कैसे कुक करें और कैसे उनसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 अंडरलाइन वर्ड जो है इसका सिनोनिम अपने को बताना है। कह रहा है नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोग दीज डेज एज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस यूज, कि आजकल जो है नार्कोटिक्स ड्रग्स लेना जो है वो चलन में है। तो जो चलन में जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मतलब तो स्तर, डिमांड मतलब मांग, ऑब्सक्योरिटी मतलब जो चीज़ प्रचलन में नहीं है, फैशन मतलब जो चीज़ प्रचलन में है। कई बार बोलते हैं ना कि आजकल ये चीज़ फैशन में है, तो प्रचलन में होना, तो वोग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैशन। अगला क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि अंडरलाइन पार्ट को चेंज करना है कि नहीं करना। तो ये कह रहा है एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। देखो देन है मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए कि एडवर्ड सेकंड जो है वो ज़्यादा दुखदाई है दूसरे नाटकों से। तो ज़्यादा या कम ये दो संभावना हो सकती है। तो अगर ज़्यादा बोलते तो मोर ट्रेजिक देन बोल देते, अब मोर तो कहीं है नहीं, लेस यानी कम, तो लेस ट्रेजिक देन, तो कंपैरेटिव डिग्री तो हमने को चाहिए ही, तो लेस ट्रेजिक देन हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। 81 ये कह रहा है माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, इसको एक्टिव वॉइस में लेना है। तो एक्टिव वॉइस में अगर अपन इसको लेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो प्लीज़ तो लगाना ही होगा। रिक्वेस्ट की अगर बात हो रही है तो क्या लगाना होगा, प्लीज़ तो लगाना ही होगा। तो प्लीज़ और कंसीडर माई रिक्वेस्ट ये हो जाएगा, प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट। आगे 82 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में लेना है। कह रहा है अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म, कि एक अच्छा जो नेता है उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए आलोचना को झेलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी आलोचना भी करेंगे। तो अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म। फेस का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, फेस का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना। तो यहाँ पर 82 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। 83 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि विनाश की बात हो रही है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है
खराब हो जाए, और विलफुल मतलब इच्छा से, स्वेच्छा से किसी चीज़ का नुकसान करना। तो डिज़ास्टर का तो मतलब आप जानते ही हैं, आपदा। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। सैबोटेज हो जाएगा, सैबोटेज का मतलब होता है अपनी इच्छा से, विलफुल डिस्ट्रक्शन, अपनी इच्छा से किसी चीज़ का विनाश कर देना। फिल इन द ब्लैंक्स है, द हाउस दे बॉट वॉज डैश स्पेशियस देन देयर प्रीवियस वन। अब देन लग गया मतलब कंपैरिजन चल रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री लेनी है। तो ये बोला है कि अब जो घर खरीदा है वो पिछले से ज़्यादा उसमें जगह है, तो मोर स्पेशियस हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि आगे देन लगा हुआ है, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है और हर जगह अपनी तारीफ करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को नार्सिस्ट बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नार्सिस्ट बोलते हैं। ईगोइस्ट होता है जिसको ईगो ज़्यादा होता है, डिक्टेटर तानाशाह को बोलते हैं, और सेल्फिश स्वार्थी को। अगला क्वेश्चन अगेन पैराजम्बल का क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि पैराजम्बल जो है उसके अंदर शुरुआत कहाँ से होती है? प्रॉपर नाउन से होती है। तो सबसे पहले यहाँ से होगा कि इट इज़ अज्यूम्ड, यहाँ तो प्रोनाउन आ रहा है लेकिन टाइगर्स, प्रॉपर नाउन क्या होगा? टाइगर्स होगा। तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि टाइगर जो है वो कैट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं और वो एशिया के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं। फिर डी आ जाएगा कि हम लोग जो है उनको बिना जो है किसी बैकग्राउंड के पहचान नहीं सकते। अब प्लेन बैकग्राउंड होता है तो ही पहचान सकते हैं, जंगल में उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके अंदर वो धारियाँ होती है। फिर बी आ जाएगा कि वो ज़्यादातर घने जंगलों में रहते हैं और दिन के अंदर सोते हैं और रात में वो जो है शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। लास्ट में सी हो जाएगा कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 टाइगर जो है वो रहते हैं जंगली, और उनकी जो स्पीसीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे फैली हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। पैसिव वॉइस में है तो इसको एक्टिव में ले जाएंगे। तो देखो हैज़ बीन है दोस्तों, तो इसको अगर एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ जो है थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर अपन उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? हैज़ हैव बीन और थर्ड फॉर्म। तो द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो किसी ने कंप्लीट किया है तो समवन सब्जेक्ट है तो समवन हैज़ कंप्लीटेड होगा। तो यहाँ पर 87 में जो है दोस्तों बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगेन दोस्तों एक पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया है और इसके अंदर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें अपने को मेनली जो है वो उसको ढूंढना है प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर है इंडिया, कि इंडिया वो देश है जहाँ पर लोग जो है उनके अंदर कहानी बताने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। फिर उसके बाद में डी आ जाएगा कि महाभारत और रामायण उन दो कहानियों के जो है बहुत बड़े उदाहरण हैं। फिर ए आ जाएगा कि ये जो है हमारे जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं शेक्सपियर वगैरह उनसे बिल्कुल आगे हैं। फिर सी आ जाएगा फिलोसफिकल जो चीज़ें हैं उसके अंदर भगवत गीता या दूसरी चीज़ों की बात करें तो उनमें काफ़ी विचारों में अंतर है। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और पैराजम्बल का क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट तरीके का आया है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने देखा नहीं होगा। तो इसमें इसने पूछा है कि भाई इनमें बीच में से चूज़ करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए। तो पहला कह रहा था मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस ऑफ देयर इनिशियल मिंगलिंग एंड इमीडिएटली सर्ज ऑफ कन्वर्सेशन फिल्ड द रूम, कि महिला और पुरुष जो है उन्होंने अपने स्थान ले लिया और विचार विमर्श जो है शुरू हो गया। फिर ऐसा जाएगा कि मेंस चेयर जो थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी महिलाओं के काउचेस, वो सोफ़ा पे थी महिलाएं और पुरुष जो है वो चेयर पे थे। फिर पी आ जाएगा सो द टू पार्टीज़ हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। तो दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ मतलब पुरुष और महिला, उनको जो है आगे लीन फॉरवर्ड मतलब आगे झुकना पड़ा अपने घुटनों के बल। तो ऐसा आएगा। फिर पी आ जाएगा और फिर उसके बाद में एस हो आ जाएगा। 1 और 2 ऑफ द वुमेन वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन द सोफ़ा कुशंस, और बोल रहा है कि एक या दो महिलाएं जो है वो बेसिकली सोफ़ा कुशंस जो है उनसे
बाउंस अप हो रही थी। तो 89 की अगर अपन बात करें तो बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्लोज टेस्ट आ गया दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका आप जानते ही हैं। पहले अपन इसको पूरा पढ़ेंगे और जो अप्रोप्रिएट होगा वो इसमें फिलअप करेंगे। कह रहा है द मसीज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। मसीज किसी प्रजाति की बात हो रही है, ट्राइबल प्रजाति हो सकती है, कोई जनजाति। कह रहा है वो बेसिकली जो है रहते हैं अफ्रीका देश के उस कोने में जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दे लिव ऑन दी वाइड प्लेन्स इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया। और ये जो प्रजाति है मेनली उत्तरी कोरिया और उत्तरी तंजानिया के पास ज़्यादा है। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेज एंड रॉकी हिल्स। ये जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी घास है, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ कटीली झाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ भी है। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स। लोग जो है वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न के बदलने के हिसाब से वहाँ जो है अपना मूवमेंट करते हैं। विच देयर कैटल कैन ग्रेज, ताकि वो उनके जो जानवर है उनको चरने के लिए घास वगैरह मिल जाए। They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a maneta, where a few families live for a dash weeks or months. अब ये एक तरीके की बंजारा प्रजाति है, इनका कोई फिक्स घर नहीं है और जहाँ पे भी इनको रहना होता है वहाँ ये अपना कैंप लगा लेते हैं और वहाँ पे कुछ समय बिता देते हैं। Then they move on again, taking their few belongings with them and burning the old manatee to the ground. फिर ये क्या करते हैं, थोड़े समय बाद वो जो कैंप लगाते हैं तो वो कैंप के अंदर जो कपड़ा वपड़ा यूज़ करते हैं उसको जला देते हैं, कुछ चीज़ें अपने साथ रख लेते हैं और फिर आगे मूव कर जाते हैं और फिर वहाँ कैंप लगा लेते हैं। इस तरीके से इनका जीवन चलता है। तो पहला कह रहा था मैसेसिस लिव इन डैश, तो लिव इन सम दैट देयर। तो देखो यहाँ पर पार्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर अपने को दे रखा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन की संभावना बनती है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा कि मैसीज जो है वो किस में रहते हैं, वो रहते हैं लिव इन ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। फिर आगे आ जाएगा दे लिव ऑन द वाइल्ड प्लेन्स इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया। द एरिया डैश ऑफ, देखो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ किसके बाद आता है, कंसिस्ट के बाद। तो कंसिस्ट ऑफ कि ये जो एरिया है इसके अंदर रोलिंग ग्रास होती है जिस पर जो है थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ और चट्टानें होती हैं, नुकीली। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स डैश, जिनके ऊपर या जिनको खा कर के वो सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अदर प्लांट्स ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेज, जिस पर जो है उनके जो पशु है वो चर के ज़िंदा रह सकते हैं। फिर आगे आ जाएगा दे हैव नो परमानेंट होम व्हेन दे वांट टू सेटल इन ए प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड ए काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड ए मैनेटा वेयर ए फ्यू फैमिलीज लिव फॉर ए डैश, लिव फॉर ए फ्यू वीक्स और मंथ। क्योंकि यहाँ पे आगे फ्यू उसने बोला भी है कि भाई कुछ क्षण वो वहाँ रहते हैं, कुछ महीने या कुछ सप्ताह वो वहाँ पे रहते हैं। देन दे मूव, फिर वो वापस से मूव कर जाते हैं और अपने किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। अब अपने पास ये एक पैसेज आ गया दोस्तों यहाँ पे, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हाई स्टडीज हैज़ इंक्रीज्ड बाई 68.79% इन द पास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सुभाष सरकार। सुभाष सरकार जो कि एक मंत्री हैं राज्य सरकार के अंदर, उन्होंने एक डेटा दिया है। उसके अनुसार जो छात्र भारत से विदेश पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या 68.79% जो है पिछले साल बढ़ी है। आगे कह रहा है एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय हिम इन द लोकसभा द नंबर ऑफ इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 444 लाख इन 2021 टू 7.5 लाख इन 2022। कि 2021 से 2022 की अगर तुलना करें तो जो है 7.5 लाख विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher education. और देखो एक और ख़तरनाक बात यह है कि जो इमिग्रेशन ब्यूरो है वो कौन जा रहा है कौन आ रहा है ज़्यादातर इसकी जानकारी रखते हैं नागरिकों की, परंतु कितने विद्यार्थी पढ़ने के हिसाब से गए वो डेटा जो है उनके पास नहीं है।
Purpose of Indians going abroad for higher education is captured manually based either on their verbal disclosure or the type of visa of the destination country produced by them at the time of immigration clearance, सरकार said। अब वो उन्होंने डेटा कैसे निकाला है कि भी ज़्यादातर छात्र जब गए हैं दूसरे देश, तो दूसरे देश ने उनको जो वीज़ा दिया है वो कैसा दिया जाए, स्टडी वीज़ा दिया है तो उससे कंफर्म होता है कि वो स्टूडेंट की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर, द नंबर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इंक्रीज फ्रॉम 454 lakh in 2017 to 5.7 lakh in 2018. There was a significant increase in 2019 as with 5.8 lakh students flying out of the country। ये कह रहा है कि 2017 में जो है 4.54 लाख विद्यार्थी से बढ़कर 5.17 लाख हो गए, और कह रहा है कि हाल ही में 2019 की अगर बात करें तो 5.86 लाख विद्यार्थी जो है विदेश गए हैं पढ़ने। हाउएवर ड्यूरिंग द कोविड pandemic, the number of Indian nationals in foreign countries saw a drastic dip as only 259 lakh students were registered। कोरोना के दौरान जरूर बहुत सारे छात्रों जो है कमी आई थी जाने में, while the number continued to remain slow, it saw a slight increase in with 2021 with 44.4 lakh registrations। However, the number has significantly jumped to 7.5 lakh in 2022। ये कह रहा है कि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ 2021 या 22 की बात करें तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट अब्रॉड करस्पॉन्ड्स विद द लेटेस्ट इमिग्रेशन रिपोर्ट्स फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन जैसे एज द यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर छात्र कहाँ जाते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टेटिस्टिक रिपोर्ट स्टेट्स दैट 1,27,731 visas were granted to Indian students in September 2022, an increase of 93,470 plus 273% against 34,261 in 2019। 2019 के मुकाबले 2022 में जो है 273% इंक्रीमेंट हुआ है यूएस जाने वाले छात्रों में। सिमिलरली इन द यूएस द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैज़ more than doubled and the Open Doors report 2022 has predicted that the number of Indian students heading to America is likely to surpass those from China in 2023। जिस तरीके से इंग्लैंड में नंबर बढ़ रहा है वैसे अमेरिका में जाने वाले छात्रों का भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसा अंदेशा है कि 2022-23 तक भारतीय छात्र जो चाइना जाते हैं उनसे बढ़कर के आंकड़ा और हो जाएगा और वो यूएस जो है ज़्यादा छात्र जाना प्रारंभ कर देंगे। अब यहाँ पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीज़ाज फॉर स्टडीज़ इन यूके। इंग्लैंड में कितने छात्रों को पढ़ने के लिए वीज़ा मिल रहा है, उस चीज़ की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो उसकी जानकारी जो है वो इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट होती है उससे हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट है। अगला ये कह रहा है 2019 में कितने भारतीय छात्र जो है बाहर गए थे। तो 2019 के अंदर देखो आंकड़ा अभी देख लेते हैं 2019 कहाँ है, ये देखो। तो 2019 के अंदर 5.86, तो 5.86 लाख। तो सीधा सीधा जो है 95 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 96 कह रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो पॉपुलर नहीं है पढ़ाई के हिसाब से। तो लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके भी जाते हैं, यूएसए भी जाते हैं, लेकिन चाइना नहीं जाते। तो यही आंसर होगा, चाइना जो है पढ़ाई के हिसाब से इतना पॉपुलर नहीं है भारत के अंदर। अगला ये कह रहा है कि पैसेज जो है मुख्यतः किसके बारे में? तो पैसेज मुख्यतः है कि भाई भारतीय छात्र जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनके संबंधित है। तो ये होगा इंडियंस गोइंग एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। खाली अमेरिका की बात थोड़ी है, भारतीय जो अध्ययन या पढ़ाई के हिसाब से बाहर जाते हैं उनके लिए है। तो डी हो जाएगा। अब ये एक और पैसेज है, इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है फ्रॉम जनवरी 28 to February 4 a Chinese operated large white altitude balloon was seen in North American airspace including Alaska, Western Canada and the contiguous United States। ये कह रहा है कि जनवरी 28 से लेकर फरवरी 4 के बीच 2023 में एक चाइना का बैलून जो है वो अमेरिका के अंदर देखा गया था, मेनली अलास्का के अंदर और वेस्टर्न कनाडा में। The American and Canadian military asserted that the balloon was for surveillance, while the Chinese government maintained it was a civilian
मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप दैट हैड बीन ब्लोन ऑफ कोर्स। अमेरिका ने कहा कि भाई चाइना ने ये जो बलून भेजा है ये एक तरीके से निगरानी के हिसाब से भेजा है, कुछ जानकारी जुटाने के हिसाब से भेजा है, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमने सिंपली जो है एक एनवायरनमेंट की कोई जानकारी लेने के हिसाब से भेजा है। Analysts said that the balloon's flight path and structural characteristics made it dissimilar from those which have been typically used for meteorological research। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई ये जो बलून या जो गुब्बारा चाइना ने छोड़ा है इसकी जो बनावट है वो सामान्य गुब्बारे की तरह नहीं है। इसकी बनावट या इसका जो पाथ है, चलने का जो तरीका है, वो एक रिसर्च जो सर्विलेंस के हिसाब से जो गुप्त जानकारी जुटाने के लिए जो सैटेलाइट टाइप होते हैं वैसी है। उन्होंने कहा द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेड दैट द बलून वाज कैपेबल ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड रेडियोज एंड दैट अमेरिकन यू कॉन्शियस एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड टू ट्रैक द बलून इन द एयर रिवील्ड दैट द बलून कैरीड एंटेनास एंड अदर इक्विपमेंट क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वेदर बलून्स। अब अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि भाई ये जो बलून है इसके अंदर एंटीना वगैरह हैं और इसमें ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि भाई ये केवल एक मौसमी जानकारी जुटाने के लिए, तो वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। द स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट द स्पाई बलून वाज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्ट सर्विलेंस एफर्ट इन विच चाइनीज स्पाई बलून्स हैव फ्लोन ओवर मोर देन 40 नेशंस इन 5 कॉन्टिनेंट्स। अब लोगों का ये भी कहना है कि ये एक तरीके से जासूसी गुब्बारा है जो चाइना ने 40 से ज़्यादा देशों में और 5 जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उनके ऊपर इन्होंने भेजा है निगरानी रखने के लिए, जासूसी करने के लिए। ऑन February 4 द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द बलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना ऑन द ऑर्डर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडन। Debris from the wreckage was recovered and sent to the FBI laboratory in Quantico, Virginia for analysis। अब अमेरिका जो है वो तो चालाक देश है, उन्होंने एक बैलून को गिरा दिया और गिराने के बाद एयरफोर्स जो है अमेरिका की उसने मारा उसको और वो बैलून गिर गया और उसका जो मलबा है उसको जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा है। द इंसिडेंट इंक्रीज्ड यूएस चाइना टेंशन। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी Blinken to delay a diplomatic visit to Beijing which was said to be his first since 2018। और ये बोला कि ये जो इंसिडेंट है इससे यूएस और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में एक वार्तालाप होने वाली थी जिसके लिए यूएस सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन जाने वाले थे, पर उनकी यात्रा जो है वो डिले कर दी गई है। इट आल्सो फर्दर स्ट्रेन कैनेडा चाइना रिलेशंस एज कैनेडा समन्ड द चाइनीज एम्बेसडर because of the violation of Canadian airspace। On February 3, the US Department of Defense announced that the second Chinese balloon was passing over Latin America, which China also said belonged to it। On February 10, the Air Force shot down another aerial object over US territory at the order of President Biden। इस तरीके का और एक गुब्बारा जो है कैनेडियन एयर स्पेस में कैनेडियन गवर्नमेंट ने गिरा दिया जो बाइडन के इशारे पर। तो ये चाइना इस तरीके की देखो बदमाशी करता रहता है, उसको गुप्तचर बना के भेज रहा है गुब्बारे और बोल रहा है कि ये तो हम ऐसे ही मौसम की जानकारी जुटाने के लिए भेज रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इनको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बैलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स। बिल्कुल सही बात है, एक गुब्बारा उन्होंने गिरा दिया था। कह रहा है टेंशंस बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव इंक्रीज्ड एंड द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बीजिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। बिल्कुल ठीक बात है। और भी ये उन्होंने गुब्बारा गिरा दिया और गुब्बारा गिराने के कारण जो वो सेक्रेटरी जाने वाले थे चाइना वो भी डिले हुई है उनकी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि दोनों सही है और बी जो है वो ए का बिल्कुल यहाँ पर कारण है। अगला कह रहा है कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ एक के बगल एक में है, मतलब एडजेसेंट अपन इसको बोल सकते हैं। अगला कह रहा है कि पैसेज मेनली किसके बारे में है। तो पैसेज मेनली जो है वो चाइना ने ये जो एक तरीके का गुप्तचर गुब्बारा जो उड़ाया है उसके ऊपर है। तो चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज। अगला कह रहा है कि यूएस जो है कैसे श्योर हुआ कि ये बैलून जो टेरिटरी के उनके ऊपर उड़ रहा है ये कोई नॉर्मल गुब्बारा नहीं है, ये एक तरीके से जासूसी वाला गुब्बारा है। तो ये पता चला उसके
saw the antennas and equipment, उसमें एंटीना वगैरह लगे हुए उनको दिखे तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये कहीं से कहीं जानकारी जुटाने के हिसाब से इन्होंने लगाया है। अब एक और पैसेज आ गया इसमें अपने पास, इसको अपन और देख लेते हैं। कह रहा है वी सिट इन द लास्ट रो बम्प्ड अबाउट बट free of stairs, the bus rolls out of the dull crossroads of the city and we are soon in the open countryside with fields of sunflowers as far as the eye can see, their heads all facing us। ये किसी पिकनिक की कहानी है कि भाई पिकनिक पे हम लोग जा रहे हैं, आसपास में बस में बैठे हैं और आसपास का नज़ारा जो हमें दिख रहा है। There is no water, the land reverts to the desert while still on level ground we see in the distance the tall range of Mount Bogda abrupt like a shining prism laid horizontally on the desert surface। फिर ऑथर बता रहा है कि वहाँ पे कोई पानी नहीं है और रेगिस्तान जैसा एरिया है। 5000 मीटर हाई एंड पीक्स आर अंडर परमानेंट स्नो इन पावरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैट डेजर्ट ऑल अराउंड। चारों तरफ रेगिस्तान है और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। हेवन लाइक स्पार्स लाइज ऑफ द वे टू इट्स रेंज अबाउट 2000 मीटर्स अबव सी लेवल एट द फुट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट स्नो पीक्स, और वहाँ पे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें हैं। एज द बस क्लाइम्स द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रोज ओवरकास्ट। ये बोला जैसे जैसे बस जो है वो पहाड़ी पे चढ़ रही थी वैसे वैसे जो है वो आसमान धुंधलाता हुआ नज़र आ रहा था। आई हैव बॉट नथिंग वार्म टू वियर। ऑथर बोल रहा है कि मैं कोई गर्म कपड़े भी पहनने के लिए नहीं लाया था। इट्स ऑल डाउन एट द होटल इन रुकमी रेन बिगिंस टू फॉल। ये बोल रहा है कि मेरे जितने भी कपड़े थे वो सारे होटल के अंदर थे। वी हैव पास्ड क्विकली फ्रॉम द डेजर्ट थ्रू एरेबल लैंड टू पास्चर एंड द ग्राउंड इज नाउ ग्रीन विद ग्रास द स्लोप्स डार्क विद पाइन। और ये बोल रहा है थोड़े टाइम बाद वहाँ पे हरी घास और ये सब नज़र आने लगे थे। थोड़ी दूर रेगिस्तान था, फिर हरियाली नज़र आने लग गई। ए फ्यू कैटल ड्रिंक एट ए क्लियर स्ट्रीम फ्लोइंग पास मूव क्रॉस स्टोन। इट इज़ अ constable landscape. The stream changes into a white torrent as we climb high. I wish more and more that I had brought with me something warmer than the pair of shorts that have served me so well in the desert. The stream which are told rises in heaven disappears and we continue our slow ascent। ऑथर बोल रहा है कि बहुत अच्छा होता अगर मैं कुछ और गर्म कपड़े पहनने के लिए लिया था। About noon we arrive at Heaven Lake and look for a place to stay at the foot, which is the resort area. We got a room in small cottage and happy to note that there are thick quilts on the bed। ये बोल रहा है थोड़ी देर चलने के बाद फिर हम कहीं रुक गए और वहाँ पे उन्होंने एक कमरा ले लिया होटल में। छोटा सा कमरा था, लेकिन ऑथर बोला था मैं खुश था जब मैंने मोटे मोटे कंबल देखे, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी तो कंबल ओढ़ के जो है वो नींद लेने के प्रयास में था। कह रहा है स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉटेज वी सर्वे आवर सराउंडिंग्स। हेवन लेक इज लॉन्ग सडन शाइड एंड फेड बाई स्नो मेल्ट फ्रॉम ए स्ट्रीम। इट्स द लेक इंटेंस ब्लू सराउंडेड बाई ऑन सॉल्ट्स बाई ग्रीन माउंटेन वॉक्स dotted with distant sheep. At the head of the lake beyond the delta of inflowing stream is a massive snow-capped peak which dominates the vista. It is a part of series of peaks that culminate a little out of view in mountain Bogda itself। फिर माउंट बोगड़ा के बारे में बता रहा है कि ये जो मेन पहाड़ जो देखने आए हैं वो माउंट बोगड़ा है। For those who live in the resort there is a small mess hall by the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food from the vendors outside who sell kebab and naan until the last buses leave. The kebab skewers of charcoal which are particularly good, highly spicy and well done. Horse milk is available from the local Kazakh horsemen, but I decline this. I am so affected by the cold that Mr. Keo, the relaxed young man who runs the mess, lends me a spare pair of trousers several sizes too large but more than comfortable। ऑथर फिर बोल रहा है कि वहाँ खाने पीने के लिए कई बार हम बना लेते थे, कई बार बाहर से ले आते थे, तो उनको वहाँ कबाब और नान वगैरह मिलते थे जो थोड़े मसालेदार होते थे। वहाँ घोड़े का दूध भी पीने के लिए मिलता था। लेकिन ऑथर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गर्म कपड़े नहीं लेके गया था, तो वहाँ का जो मेस का मालिक था उसने उसको कुछ गर्म कपड़े दिए। हालांकि बोला साइज़ में बड़े थे लेकिन कंफर्टेबल थे। वंस आई एम वार्म अगेन आई फील ए प्री डिनर स्पट ऑफ एनर्जी। डिनर विल बी लॉन्ग इन कमिंग एंड आस्क वेदर द लेक इज़ गुड फॉर स्विमिंग। इन फिर बोल रहा है कि वो जैसे ही थोड़ी कपड़े मिले तो थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और फिर भूख लगी तो उसने खाने के लिए पूछा, तो उसने कहा खाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो व्यक्ति था वो बस में क्या पहन रखा था, तो उसके पास शॉर्ट्स थे, निक्कर थे, तो पेयर ऑफ शॉर्ट्स हो जाएगा। अगला वो कह रहा है कि पैसेज की टोन कैसी है, तो पैसेज की टोन एकदम सामान्य है, नीरस है, तो सीरीन हो जाएगा। अगला वो कह रहा है कि एंटोनिम बताओ एक्सेप्ट का, तो देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो स्वीकार करने का अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को नकार देना, तो डेक्लाइन हो जाएगा। और अंतिम है कि टाइटल क्या होगा पैसेज का, तो पैसेज का टाइटल लेक हेवन पीजेंट लाइफ शॉर्ट्स टू ट्राउजर्स जर्नी टू माउंट बोगड़ा। मेरे हिसाब से वो पहाड़ जो माउंट बोगड़ा चढ़ने गया था उसकी बात है, और एक लेक हेवन
लेकिन बार बार वो लेक हेवन की बात कर रहा है कि उसमें स्विमिंग करने जा सकते हैं, ऐसा है वैसा है, तो लेक हेवन वाले को प्राथमिकता दे देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों ये पेपर अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।